हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और दोस्तों पहले इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपका वक्त और अपना वक्त ऑप्शन को पढ़ने में ज़ाया नहीं करूँगा, मैं सीधा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जो आज का पहला क्वेश्चन ये है, ये आपके सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है यानी MPLADS के तहत प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्यक्षतः 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त किए जाते हैं। ये कह रहा है कि जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है वो प्रत्येक सांसद के अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए डायरेक्ट 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि इसके ये जो 5 करोड़ तो दिए जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं। ये जो जिला प्राधिकरण होता है उसको दिए जाते हैं और उसके द्वारा ये विकास के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, राज्यसभा तथा लोकसभा के नाम निर्दिष्टित सदस्य इस योजना के अंतर्गत अधिकृत नहीं है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि इसमें जो राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से ये दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के परिवर्तन हेतु नोडल मंत्रालय है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। तो आपका बी आपका सही आंसर है। और जो ये योजना है, जो ये 5 करोड़ रुपए होते हैं, इसका जो 30% जो खर्च होता है उनमें वो आपके ST SC में खर्च करना होता है, अनिवार्य रूप से होता है। इसमें भी 15% आपके SC के लिए, SC के विकास के लिए खर्च किया जाता है और 5% ST के लिए खर्च किया जाता है। और किसके लिए? उनके विकास के लिए। और ये जो 5 करोड़ मिलते हैं ये प्रति वर्ष मिलते हैं। और ये पैसे हैं, ये जो योजना है, या सदस्य देश में किसी भी जिले को एक नोडल जिले के रूप में इसका चयन हेतु कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये पूछ रहा है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा क्लोड बकेट के संदर्भ में पूछा गया और आपके बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कथन गलत है। इसको अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था और इसको अटल इनोवेशन मिशन द्वारा और नीति आयोग प्लस राष्ट्रीय सूचना विभाग द्वारा तीनों ने मिलकर इसको जारी किया था, लॉन्च किया था, है ना। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, इसका उद्देश्य 3 आयामी डिजाइनों के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो भी आपका सही आंसर है। यह एक सहयोगात्मक नेटवर्क और कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर प्रणाली है और यह 2D से लेकर 3D उत्पादों के डिजाइन तक इंजीनियरिंग की समाधान उपलब्ध कराती है। और जो 3D प्रिंटिंग 21वीं सदी के नवाचारों के एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, भारत का संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद की उल्लेख करता है, निर्वाचन आयुक्तों का नहीं। तो पहला कथन कह रहा है, जो भारत का संविधान है यह केवल निर्वाचन आयुक्तों की पद का उल्लेख करता है और निर्वाचन आयुक्तों का नहीं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो संविधान का जो अनुच्छेद 324 है उसके अनुसार निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय अनुसार निर्धारित निर्वाचन आयुक्तों यदि कोई हो तो उन सबको मिलाकर गठित होगा। इस वजह से क्या होता है, गलत हो रहा है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है और अन्यों की बात भी की जा रही है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णय के समय CEC को अधिभावी शक्ति प्राप्त होती है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी भी मामले या किसी मुद्दे पर जब निर्णय के समय जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसको अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि चाहे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो या दूसरे अन्य निर्वाचन अधिकारी हो, इनको समान शक्तियां है, समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और जिनका जो वेतन भत्ता होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है उसके बराबर इनको वेतन भत्ता दिया जाता है और इनकी शक्तियां भी क्या होती है, समान होती है। तो इस वजह से कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है,
CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और निर्वाचन आयोग दोनों को कार्यालय की सुरक्षा प्राप्त है। तो ये कथन भी गलत है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सिर्फ इसको सुरक्षा प्राप्त है, बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको सुरक्षा प्राप्त नहीं है। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को केवल जो CEC चीफ इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और कोई अगर इनके बीच मतभेदता होती है तो इसमें ऐसे मामले में निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसका कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है और इसको हटाने का जो प्रावधान है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उसी आधार पर इसको भी हटाया जाता है। और वर्तमान में जो चुनाव आयोग का जो ढांचा है इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं और जो एक अभी वर्तमान में ये एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। इसमें 3 जो निर्वाचन आयुक्त हैं इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जो भारतीय संविधान की सुनिश्चित करता है और कोट दिए गए और आपको ये बताना है कौन सा सही है। जो कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समुदाय आधारित अधिकार का प्रयोग किए। तो इसमें ये तीनों जो भारतीय संविधान में इसको सुनिश्चित किया गया, तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाता है, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोग्याल वंश द्वारा स्थापित एक पूर्ववर्ती रियासत थी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात यह भारत को एक संरक्षित राज्य बन गया और जनमत संग्रह के माध्यम से भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। हाल ही में यह दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विवादास्पद विज्ञापन के कारण सुर्खियों में रहा। तो आपको ये बताना है उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया जा रहा है। ये कह रहे हैं जो वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तब एक संरक्षित राज्य के रूप में बना और इसमें जब जनमत संग्रह कराया गया उसके बाद ये भारत का एक अभिन्न अंग बना। और उस समय जब आज़ादी का समय था उस समय वहाँ पे चोग्याल वंश द्वारा शासन किया जाता था। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका आपका सही आंसर है आपका बी आपका सही आंसर ये आपके सिक्किम में है। और 1947 तक सिक्किम में चोग्याल द्वारा शासित था जो कि भारतीय रियासत थी और 1947 के बाद सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया था। और 1975 में क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया और तब से ये यहाँ के लोगों ने ये भारत के पक्ष में मत किया और इस वजह से ये भारत में का अभिन्न अंग बन गया। तो ये तो इसका इतिहास। और ये जो सिक्किम है इसकी स्थापना कब हुई थी 1975 में और कब हुई थी जनमत संग्रह के माध्यम से। और ये भारत का ये 22वां राज्य था और इसके लिए अलग से 36वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था कब 1975 में। और ये चर्चा में क्यों था, अभी सिक्किम चर्चा में क्यों था, ये दिल्ली सरकार ने एक भर्ती विज्ञापन जारी किया था जिसमें भूटान और नेपाल के लोगों के साथ साथ सिक्किम के लोगों को भी अन्य देशों के निवासी के रूप में दर्शाया गया था, ना कि भारत के रूप में। इस वजह से ये चर्चा में आ गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।